नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बुलेटिन की खास पेशकश में हम बात करेंगे आतंकियों के निशाने पर हिंदूवादी नेता। दरअसल आतंकी संगठन आईएस का पुणे मॉड्यूल गाजियाबाद के डासना के शिव शक्ति धाम मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद समेत कई हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रची थी। अलीगढ़ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक ने पूछताछ में खुलासा किया है। नरसिंहानंद को मारने के लिए इस मॉड्यूल के सदस्य ने बाकायदा रेकी भी की थी। इस खुलासे के बाद माज बिन तारिक के निशानदेही पर बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मॉड्यूल के मास्टरमाइंड प्रोफेसर वजीउद्दीन संभल और अलीगढ़ से गिरफ्तार 4 दूसरे संदिग्धों समेत शहनवाज से रिजवान से भी पूछताछ जारी है। आतंकियों के मंसूबे को लेकर यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। यूपी एटीएस के द्वारा बड़ी महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की गई हैं। क्या हो गया? जो पुणे मॉड्यूल है आईएसआईएस से संबंधित, उसका भंडाफोड़ हुआ है। इस मॉड्यूल के निशाने पर डासना शिव शक्ति मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद और कई हिंदूवादी नेता भी थे। ये बड़ी घटनाएं हो सकती हैं जिसके बड़े व्यापक रिपरकशंस हो सकते हैं। इनको अरसलान को, अब्दुल्ला अरसलान और मास बिन तारिक को कस्टडी रिमांड पर लेकर अलीगढ़ गई थी टीम। 1 पिस्टल, 5 कारतूस और बहुत सा जिहादी साहित्य रिकवर हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली हैं। उन सबको एनालाइज किया जा रहा है कि क्या इनकी योजनाएं थी भविष्य के लिए। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक ने नरसिंहानंद को मारने के लिए रेकी भी की थी। इस खुलासे के बाद आतंकी माज की निशानदेही पर बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। देखिए संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। टीएस के हाथ लगे पुणे मॉड्यूल की तलाश के दौरान 2 एएमयू के पूर्व छात्र और दोनों माइनिंग और केमिकल इंजीनियर अरसलान और तारिक से पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं। उनसे पूछताछ के दौरान जानकारी मिली है कि एक डासना कनेक्शंस निकलकर सामने आए हैं। डासना कनेक्शन की बात आपसे बता दूं कि गाजियाबाद के डासना में शिव शक्ति नाम का धाम, जहां यति नरसिंहानंद नाम के महंत की हत्या की इन दोनों ने मिलकर पूरी साजिश रची थी। इस हत्या को अंजाम देने के बाद ये दोनों ना सिर्फ अपने आईएस के यानी इस्लामिक स्टेट के आका को ये साबित करना चाहते थे कि इस तरह किसी भी धार्मिक स्थल पर उस महंत की हत्या कर ये अपने आप की काबिलियत और ना ही सिर्फ काबिलियत बल्कि किसी बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए अपनी कुव्वत को इस्लामिक स्टेट के हैंडलर्स और बड़े आकाओं के सामने साबित कर आगे दूसरे मॉड्यूल को खड़ा करने की इजाजत मांगना चाहते थे। इनका पूरी प्लानिंग थी कि ये स्वामी नरसिंहानंद की हत्या करने के बाद उत्तर प्रदेश मॉड्यूल को आगे बढ़ाएंगे और फिर इसी तरह बाकी कई सारे ऐसे ही धार्मिक चेहरों को यानी मंदिर के महंत और धर्म से जुड़े हुए इसी तरह के चेहरों को इन्होंने अपना टारगेट बना रखा था, जिसकी बाकायदा ज्योग्राफिकल लोकेशंस, पिन पॉइंट लोकेशंस इन्होंने तैयार कर रखी थी। इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया था, ना सिर्फ हथियार कौन लेकर अंदर पहुंचेगा, उसे असेंबल कहां किया जाएगा और किस तरह घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग वहां से सेफली बाहर निकल पाएंगे और फिर किस ठिकाने पर पहुंचकर इन्हें किस मॉड्यूल को आगे इस बात की जानकारी देनी है कि वो अगला हमला या अगली घटना कहां पर किस तरह करे। इन सारी बातों की जानकारियां एक के बाद एक एटीएस को पूछताछ के दौरान पता चल रही है। साथ ही इनके पास से मिली एक पिस्टल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसके जरिए ये अपना कॉन्टैक्ट
कायम करते थे आईएसआईएस के हैंडलर्स से, उनके बारे में भी फॉरेंसिक लैब्स में भेजकर जानकारी हासिल की जा रही है, साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है और जल्द ही इनके हैंडलर्स के बारे में और इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए उन चेहरों के बारे में भी एटीएस को पुख्ता जानकारी मिलेगी। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो ऐसे में सबसे बड़ा यह खुलासा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इनके मॉड्यूल जो है वो कितने खतरनाक है, सबको दहलाने की साजिश रची जा रही है। अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी कल नाम सामने आया था, कुछ इसमें इंजीनियर हैं और हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। सबसे पहले परिचय करवाएंगे, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। और ऐसे में हमारे साथ एमसी द्विवेदी साहब पूर्व डीजीपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और के विश्वदेव राव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी मेरे सहयोगी, लखनऊ से अभिषेक सिंह, अलीगढ़ से प्रदीप पुंडीर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें अलीगढ़ से ही। प्रदीप पुंडीर, आपसे यह जानना चाहूंगा कि जो ये मामला सामने आया है, कल हमने चर्चा किया आईएसआई से जुड़े हुए कुछ लोगों का नाम मॉड्यूल सामने आए, अभिषेक ने भी कई नाम बताया और इसके बाद बताया कि हाईली एजुकेटेड ये लोग हैं। अब नया खुलासा हो रहा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जो आज जो गिरफ्तारी जो सामने आया, क्योंकि जो डासना के जो स्वामी हैं, जो मंदिर है उसके जो पुजारी है, कई बार विवादित उन्होंने बयान दिया, मुसलमानों के अरेस्ट भी दिया है, उनकी पूरी रेकी की और रेकी करके उनकी हत्या करने का इनका जो प्लानिंग थी उसको कहीं ना कहीं एटीएस ने खुलासा किया है। और जो स्वामी है जिनका नाम यति जो महाराज जी है, उनके लिए जो पकड़े गए, तो अब्दुल्ला असरन और जो दूसरे आतंकवादी है अब्दुल बिन तारिक, इन दोनों ने पूरी रेकी की थी। रेकी करने के बाद में इनका जो पूरा प्लानिंग थी किस तरीके से उनकी हत्या की जाए, किस तरीके से धमाका जाए, ताकि अपनी ये पहचान जो है आईएसआईएस के जो इनके आका है उनको बता सके कि किस तरह की घटनाएं कर सकते हैं। इसकी बाकायदा पूरी तैयारी की थी, क्योंकि एक संगठन है, संगठन ने पूरी बाकायदा पहले प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद में जो है ये जो है पूरा इनका जो आका वहां से आदेश मिला और जो स्लीपर मॉड्यूल है उनको भी ये पूरी तरह से तैयार करते, क्योंकि जो दोनों जो आतंकवादी पकड़े गए दोनों इंजीनियर है, एक मैकेनिकल इंजीनियर, दूसरे केमिकल इंजीनियर है। जी बिल्कुल। अभिषेक, जैसा कि आप ने बताया भी था मुझे कल हम जब चर्चा कर रहे थे कि बेहद ही पढ़े लिखे लोग हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनका संबंध है और एक वर्ग विशेष के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं वो मामला खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, एएमयू की छवि भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक संत को मारने की भी तैयारी, फुल प्रूफ तैयारी की गई थी। आपके पास अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, जो जानकारियां मिल रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। देश की एजेंसीज के पास ये जानकारियां पहुंची कि इन दोनों की तरह कोई दो इंजीनियर, यानी उनको ये पहले पता चला देश की एजेंसीज को कि दो इंजीनियर, इसमें से एक माइनिंग इंजीनियर और एक केमिकल इंजीनियर मिलके किसी तरह का बॉम्ब बना रहे हैं, और जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने महाराष्ट्र के जंगल के इलाकों में और मध्य प्रदेश के जंगल के इलाकों में किया है, यानी आउटर स्कर्ट्स में किया है। जिसके बाद से ये पड़ताल एटीएस से शुरू जी, एटीएस के हाथ पहुंचे साहू तक, यानी स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो संगठन तक, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों द्वारा बनाया गया एक संगठन था। उसके सालाना एक जलसे में या कार्यक्रम में कहा जाए कि बाकायदा आईएस के यानी इस्लामिक स्टेट के मंसूबों के बारे में बातचीत होती है। वहां यह तय होता है कि अरसलान और तारिक वो रोल निभाएंगे बम बनाने से लेकर हैंडलर और मॉड्यूल के अलग पैटर्न तक पहुंचाने का। लिहाजा आईएस के जो हैंडलर्स थे उन्होंने उन पर भरोसा जताया और फिर आगे की कहानी तय हुई कि कैसे वो लोग आगे इस पूरे जो अपने मंसूबे हैं उन्हें कामयाब करने की कोशिश करेंगे। जी। इसी दौरान डासना में स्वामी यति नरसिंहानंद के तरफ से दिए गए बयान और उनको लेकर के उत्तर प्रदेश में किसी तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने को लेकर उन्होंने बाकायदा ज्योग्राफिकल। अनिल, आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, यति महाराज पर पहली बार इस तरीके की चीजें सामने नहीं आई हैं। उससे पहले भी कई लोग नाम बदलकर मंदिर के अंदर घुसे थे, क्योंकि डासना का देवी मंदिर बेहद प्रसिद्ध मंदिर है और ऐसे में कई लोग पहले भी नाम बदलकर घुसे और उनके पास में कई ऐसे नुकीली चीजें पाई गई, ब्लेड पाए गए थे
और उसको लेकर जो है पुलिस अलर्ट मोड पर भी दिखाई दी थी। और ऐसे में जब एटीएस द्वारा ये खुलासा अब किया गया है, सूत्रों की माने तो पूरा जो है लाइनअप आईएसआई के थ्रू किया जा रहा था। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये लोग ऑनलाइन ऐप के जरिए ही जो आईएसआई के जो एजेंट हैं उनके साथ में लगातार बात कर रहे थे और पूरी प्लानिंग जो है ये तैयार कर रहे थे। हालांकि जब ये प्लानिंग पूरी होती उससे पहले ही इनकी जो प्लानिंग है वो फेल एटीएस ने कर दी है। एटीएस की बड़ी कामयाबी इसको कहेंगे, क्योंकि बड़ा ये पूरा उत्तर प्रदेश को दहलाने की कोशिश भी एक प्लानिंग चल रही थी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही 7 लोगों की गिरफ्तारी एटीएस द्वारा पहले ही की जा चुकी है और ऐसे नए नए खुलासे अब लगातार हो रहे हैं। साथ ही जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो ये अब एक गिरफ्तारी हुई है अलीगढ़ से, जिसमें कि उसने ये भी कबूला है कि उसके पास कई ऐसे डिवाइस भी हैं जो वो उसको इस्तेमाल कर रहा था, आईएसआई के लोगों से बात कर रहा था, संगठन से बात कर रहा था, प्लानिंग की जा रही थी। कुछ ऐसे धार्मिक लोगों को प्लान कर रहे थे जो इस्लाम धर्म के प्रति जहर भरते हैं या उनके प्रति अलग सी बात करते हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। विशेष धर्म के लोगों को लेकर लगातार इनकी तरफ से भी टिप्पणी की गई। जैसे कि मेरी आज बात हुई थी यति महाराज से, तो उनका कहना था कि इस्लाम धर्म कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ जिहाद है। इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगी हैं, जिसके चलते लोग प्लानिंग कर रहे थे आखिरकार किस तरीके से पूरा सिस्टम बनाया जाए और इनको मौत के घाट उतारा जाए। जी बिल्कुल, चलिए एमसी द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी हैं आप। द्विवेदी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से यूपी एटीएस ने इतने बड़े मॉड्यूल का खुलासा किया है, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहता हूं, क्या कहेंगे आप? कि सबसे पहले तो यूपी एटीएस बधाई का पात्र है कि उन्होंने इसका मॉड्यूल का खुलासा किया। दूसरी बात यह है कि ये सभी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी भारतवर्ष में है उनको इसमें कई पॉइंट्स बहुत ध्यान से नोट करना चाहिए। एक बात तो ये कि जो विदेश में इस्लामिक संगठन, कट्टर इस्लामिक संगठन हैं, वो लगातार हमारे देश में कुछ ना कुछ खुराफात करने के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं और लगे हुए हैं। और वो अपढ़ लोगों को नहीं, वरन इंजीनियर, डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोगों को अपने में रिक्रूट कर रहे हैं, जैसा कि 9/11 में हुआ था या इंग्लैंड में कई बार जब बम धमाके हुए तो ऐसे लोगों ने किए, तो उनको रिक्रूट कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ये किस बात पर नाराज हो जाएं कट्टर इस्लामिस्ट और किस बात को मन में रख रहे हैं और कब बदला दे, कितने साल, इसका कोई इनके वो नहीं है, ठिकाना नहीं है। यति ने कब कहा और कब ये बदला लेने के लिए तैयार हुए, ऐसी और भी घटनाएं दूसरी जगह हुई है जिनमें बहुत बहुत साल बाद इस तरह का इन्होंने कार्य किया है। चौथा ये है कि बम बनाने वाले या ऐसे लोग जो घातक हथियार बनाते हैं उनसे इनके संबंध हैं, और या वो हमारे ही लोगों में से ये बम और ये चीजें पैदा होती है, बनती हैं, और उनसे या तो टेक्निक सीखते हैं और माल मसाला भी लेते हैं। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत ही सतर्क रहना होगा भविष्य में, और हर एस्पेक्ट पर लिस्ट बना के, ये चार्ट बना के रखना होगा कि कब किसने क्या कहा, कब नाराज हो गए, कब ये बदला ले सकते हैं। इन सब बातों के लिए बहुत ही सतर्क रहना होगा। बहुत अच्छा कार्य किया है एटीएस ने और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। चलिए ठीक है कि विश्वदेव राव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। राव साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि यूपी एटीएस ने ये जो कार्य किया है, पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया, फिर लगातार जिस तरीके से एक वर्ग विशेष, एक इतने बड़े प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े होने के बाद नाम सामने आ रहा है, कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा यूपी एटीएस को, और सबसे बड़ी बधाई तो यूपी पुलिस को देना चाहूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सभी एटीएस के 5 जो यूनिट्स बनी है उत्तर प्रदेश में उनमें, और बाकी जिले की पुलिस में जिन्होंने उनको पकड़ा है। ये जो धरपकड़ हुई है, ये कल की या परसों की घटना नहीं है, ये चली आ रही है कई दिनों से।
पहले यूपी जिला पुलिस ने, गाजियाबाद जिला पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था जिन पे संदेह हुआ था। उसके पहले लखनऊ पकड़ा गया, उसके पहले पकड़ा गया। तो ये पूरा पूरा एक संगठन बन रहा था, जो पनप रहा था, जिसकी कमर तोड़ने की कोशिश शुरुआत करी है यूपी एटीएस ने। उसके ये कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी मिसाल है। जैसा एमसी द्विवेदी साहब ने अभी कहा कि एटीएस और बाकी जो पुलिस है, जिले की पुलिस से लेके एसटीएफ हो गई, सारी पुलिस जो है एक साथ कोऑर्डिनेशन करके एटीएस की मदद कर रही है इन सब आतंकवादियों को पकड़ने में। दूसरा, आपने जो एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि कैसे इतने प्रतिष्ठित संस्थान एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान के ऊपर इतने लांछन लगते चले आ रहे हैं और एएमयू प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। जैसे हमारे सहयोगी अभिषेक ने भी बताया अभी कि एक एलुमनाई एसोसिएशन है एएमयू की, जिसमें ये बातें आईएसआईएस जैसी के बारे में चर्चा होती है। अरे ये तो बड़ी गंभीर बातें हैं। इस तरह की बातें तो एएमयू प्रशासन को देखना चाहिए सबसे पहले तो। बाकी पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा लांछन है एएमयू प्रशासन पे। मुझे लगता है उनको गौर करना चाहिए इन सब बातों पे कि लगातार कई वर्षों से उनके ऊपर ऐसी उंगलियां उठ रही हैं कि उनके जो पढ़ने वाले, बताइए, केमिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, इतने पढ़े लिखे लड़के ऐसे रेडिकलाइज हो जाएंगे। ये तो बहुत गंभीर मुद्दे हैं। इसमें मुझे लगता है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए एएमयू प्रशासन द्वारा, और सरकार को भी एएमयू प्रशासन पे कठोर कार्रवाई का आदेश देना चाहिए। सही है, ठीक है। प्रदीप पुंडीर, मेरा सवाल ये आपसे कि जैसे देखिए अभी राव साहब कह रहे थे कि, और यही सेम सवाल मैं आपसे उसका प्रतिक्रिया ये चाहता हूं कि क्या आपने अलीगढ़ प्रशासन से, जो एएमयू के प्रशासन कोई बातचीत हुई कि आपकी छवि इस तरीके से विगत कई सालों से खराब हो रही है, इस तरीके के नाम सामने आ रहे हैं, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्यों कोई कमेटी नहीं बनाई जा रही जो ऐसे लोगों पर नकेल कस सके? देखिए सौरभ जी, मैं आपको बता दूं कि 19 जुलाई को फैजान नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया था। उसके बाद से लगातार ये घटनाएं, लगातार गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। हालांकि हमने ये प्रश्न किया था, जो बीसी उनसे पूछताछ की थी, उससे जानने की कोशिश की थी कि इस पूरे मामले को लेकर आपका रुख क्या, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पूरा मामला जो है यूपी एटीएस देख रही है और उसकी जांच के बाद ही कोई कार्रवाई सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से 19 जुलाई को फैजान की गिरफ्तारी हुई और बावजूद उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो कहीं ना कहीं एएमयू प्रशासन की भी लापरवाही जो है सामने नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो राज्य मंत्री यहाँ पर ठाकुर रघुराज सिंह, हमने उनसे भी बातचीत की, क्योंकि बीजेपी, क्योंकि केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अगर ये चीजें ऐसी लगातार जारी रहेंगी तो किस तरीके से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एएमयू एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। यहाँ से तमाम जो छात्र हैं वो देश विदेश से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन अब इस तरह की चीजें क्योंकि लगातार जो एएमयू के नाम को बदनाम कर रही है, इसको लेकर जो एएमयू प्रशासन है पूरी तरह से मौन नजर आ रहा है। सौरभ, बिल्कुल मौन नजर आ रहा है कि क्या वजह है, क्यों, क्या कोई सह पर काम कर रहे हैं क्या ये लोग? क्या अब ये तो सवाल उठेंगे जब आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप कोई कमेटी नहीं बना रहे, क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या ऐसे लोगों को? बिल्कुल सीधे तौर पर ये आरोप लगाया था राज्य मंत्री ने, क्योंकि एएमयू प्रशासन को, जो एएमयू के जो अधिकारी हैं, जो बीसी, उनके ऊपर भी जो राज्य मंत्रियों ने सीधा आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है, उसी के कारण जो है इस तरह की जो लगातार जो छात्र हैं गतिविधियों में पाए जा रहे हैं। अगर एएमयू प्रशासन ने कोई कार्रवाई की होती तो शायद कहीं ना कहीं रोक लगती और इस तरह की चीजें जो है गतिविधियां अपने आप रुक जाती, लेकिन एएमयू प्रशासन की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया, न किसी तरह की कोई कार्रवाई नजर आ रही है। ये बड़ा सवाल है अपने आप में। जी बिल्कुल। एमसी द्विवेदी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए इतना प्रतिष्ठित संस्थान है, बहुत सारे बच्चों का ये ड्रीम होता है कि एएमयू में पढ़ा जाए, लेकिन जब वहां इस तरीके की संलिप्तता पाई जा रही है, आपका क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे तो हो सकता है कि प्रोफेसर्स के पास या उनके पास कोई सूचना इस विषय में न रही हो, या सूचना हो तो डर के बारे में वो बताते हो, परंतु ये अवश्य है कि अगर इनको प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पर्याप्त प्रयत्न नहीं करते ये जानने के कि हमारे छात्रगण जो हॉस्टल में रहते हैं या जो बाहर भी रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसी कार्रवाई में इंडल्ज हो रहे हैं। जब ये एक्सपेक्ट करता है यूनिवर्सिटी कि बिना वाइस चांसलर की अनुमति के पुलिस वहां न घुसे, तो कम से कम फिर अंदरूनी प्रशासन की फिर पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ जाती है, और ये जिम्मेदारी है कि पूरी तरह से अपने को सतर्क रखें और इस विषय देखें, रोकने का प्रयत्न करें
और पुलिस को इन्फॉर्म करें अगर कोई ऐसी चीज नोटिस में आती है। मैं नहीं समझता कि कभी किसी भी प्रोफेसर ने या किसी अधिकारी ने यूनिवर्सिटी के कभी ऐसी सूचना पुलिस को दी होगी। तो निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी के प्रति सतर्क नहीं है ये मैं कह सकता हूँ। चलिए अभिषेक, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि जिस तरीके से ये नाम सामने आए हैं, अभी और कई खुलासे होने वाले हैं, आपके सूत्रों के हवाले से कुछ आपको जानकारी और मिली हो जो दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहते हैं तो बताएं। बिल्कुल, इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2 इंजीनियर्स के अलावा रियाजुद्दीन नाम का शख्स जो पीएचडी की पढ़ाई कर चुका है, यानी पीएचडी डिग्री होल्डर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही, वो तीसरा शख्स था जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जानकारी एटीएस को दी थी। और उसकी गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा नेटवर्क पता चलता है टेरर फंडिंग का, कि कैसे टेरर फंडिंग के 70 लाख रुपए गाजियाबाद में भेजे जाते हैं। अब इस नेटवर्क को ये लोग कहां तक स्थापित कर चुके हैं? खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का नाम इन लोगों ने एटीएस की रिमांड में पूछताछ के दौरान लिया है। अब कहां कहां पर छापेमारियां होंगी, कौन से बैंक अकाउंट सामने आते हैं, किस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि बिल्कुल साफ है कि ये लोग इस तरह के लोगों को इसमें शामिल कर रहे हैं जिन पर आपका प्राइमा फेसाई शक नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। एम के द्विवेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। के विश्वदेव राव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपका भी शुक्रिया। और अलीगढ़ से मेरे सहयोगी प्रदीप पुंडीप जुड़े थे। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा संस्थान और इस तरीके से अगर वहां के नाम सामने आ रहे हैं तो एएमयू के प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों नहीं ऐसे लोगों पर नकेल कस रहा? विगत कई सालों से एक प्रतिष्ठित संस्थान जहां बच्चे पढ़ना का ख्वाब देखते हैं, वहां के लोग इतने हाईली एजुकेटेड, इस तरीके से लोग अगर सामने आएंगे जो देश की अस्मिता पर ठेस पहुंचाएं, आईएसआई जैसे मॉड्यूल लेकर सामने आए, ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए शायद एएमयू पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल सबसे बड़ा खुलासा, राहत की बात यही है। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।